जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज ऐसा एक देश के बारे में हम जानेंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण वो देश इस पूरा दुनिया के अंदर पांचवा गरीब देश में माना जाता है। दोस्तों, ये देश का नाम है डी आर कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है। इस देश का एक खासियत है कि इस देश के अंदर जो मिनरल्स है बहुत ज्यादा में पाया जाता है। तो आगे जाके ये बात करेंगे दोस्तों कि ये देश ऐसा सिचुएशन में आया क्यों, और ये क्यों ऐसा हुआ कि इस देश को आज दुनिया के पांचवा गरीब देश में माना जाता है। हालांकि ये देश दुनिया का पांचवा तीसरा अमीर देश भी कहा जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये देश ऐसा नहीं बन पाया क्योंकि इस देश के विचारधारा ने अपने ही हाथों से अपना गला को रोंद दिया। दोस्त, आज बात करते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। मैं ये बात आपके साथ क्यों शेयर करना चाहता हूं, ये मेरा जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। जब मैं इंडियन आर्मी में था तो मुझे ऐसा एक अवसर मिला कि मैं डीआर कॉन्गो में जाके यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके काम करूं और एक पीस कीपिंग फोर्स के साथ एक टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव होके मैं डीआर कॉन्गो पहुंचता हूं 2008 अप्रैल में। हालांकि मैं 6 महीने के लिए गया था, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा रहा कि मैं अक्टूबर में डी इंडक्शन नहीं हो पाया और हमारा डी इंडक्शन दिसंबर में जाके हुआ, और 2 महीने के बाद। इसके पीछे का एक कारण भी रहा कि हमारा डी इंडक्शन जो 2 महीने के बाद होना था, आई मीन अक्टूबर में होना था, ये जाके दिसंबर में तय होता है क्योंकि वहां पर इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस हुआ। नेगेटिव फोर्स और उनका जो FAARDC, फोर्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो इनका मिलिट्री है, उनके बीच में क्लैशेस शुरू हो जाता है और उनको नेगेटिव फोर्स डोमिनेट करते हैं। नेगेटिव फोर्स उनके ऊपर अटैक लॉन्च करते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है अपने एरिया में, कॉन्गो में। हर प्रोविंस में, हर जगह में डिस्टरबेंस शुरू हो जाता है। इसके पीछे के क्या कारण है वो भी मैं बताऊंगा, क्यों अचानक से ऐसा डिस्टरबेंस स्टार्ट हो जाता है। खास करके पर्टिकुलर डिस्टरबेंस तो है, वहां पर बहुत सारा तनाव है, टेंशन है उस देश के अंदर, लेकिन उस पर्टिकुलर अक्टूबर में क्यों ऐसा हुआ इसके बारे में भी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसे अप्रैल में पहुंचता हूं, आओ मैं देखता हूं कि वहाँ का जो सभ्यता है, वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ जो रहन सहन है, वो बहुत ही अलग है। जैसे हमने किताबों में पढ़ा था वैसे ही हमको पाया गया। बहुत गरीब लोग हैं, अमीर लोग भी हैं, बहुत सारे, बहुत कम अमीर लोग हैं, और गरीब जो है ना बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर खाने के लाले पड़ जाते हैं, कुछ भी खा लेते हो, शिकार करके हो चाहे छोटा मोटा खेती करके हो, कैसे भी करके नॉन वेज ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ के लोग, ताकि वो जल्दी बन जाता है, जल्दी पक जाता है और जल्दी उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ता उसमें। क्योंकि वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे टेंशन हैं अपनी विचारधारा को लेके। हम जानेंगे डीआर कोंगो किसके अधीन में था, कौन उसको रूलिंग करता था। डीआर कोंगो को सबसे पहले बेल्जियम रूलिंग करता था। बेल्जियम वही है जो यूनाइटेड किंगडम के साथ उसका मिला हुआ है। आप बोल सकते हो कि दोनों भाई भाई हैं या बहन बहन है। तो दोस्तों, जब बेल्जियम ने 1960 को बेल्जियम आया, डीआर कोंगो में बेल्जियम आया, अब बेल्जियम उसका जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उसको लेने की आस में आया, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। जो मिनरल्स है बहुत ज़्यादा में पाया जाता है, चाहे डायमंड हो, कोबाल्ट हो, गोल्ड हो, कोल्टान हो, बहुत सारे ऐसे कॉपर हो, बहुत सारे ऐसा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ पर पाया जाता है। जो कोल्टन है, जो 64% जो है, पूरा पूरा डीआर कोंगो में 64% रिजर्वर है, उसका रिजर्वर है 64%। पूरा दुनिया का जितना भी कोल्टान है उसका 64% आप मान सकते हो, 64%, जो 64 भाग है पूरा उसके पास है। वो नॉर्थ किवू एक प्रोविंस है जिसको स्टेट बोलते हैं हम लोग यहाँ भारत में, ऐसा वहाँ पर है। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा टेंशन वहाँ बना रहता है आज के दौर में, क्योंकि कोल्टन एक ऐसा द्रव्य है जो स्मार्टफोन,
जो न्यू टेक्नोलॉजी के व्हीकल है, चाहे ईवी व्हीकल हो गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया है, न्यू टेक्नोलॉजी के व्हीकल है, ईसीएम जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल कंट्रोल होता है व्हीकल के अंदर, उसके अंदर कोल्टन का सबसे अहम भूमिका होता है। कोल्टन डायरेक्ट लगाया नहीं जाता है, वो ऐसा एक द्रव्य है जो कैपेसिटर में उसको यूज किया जाता है। कैपेसिटर वो होता है जो इलेक्ट्रिक फ्लो को नियंत्रण करता है किसी भी पीसीबी के अंदर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर। तो दोस्तों, ये कॉन्गो का ये इतिहास रहा है कि 1960 को बेल्जियम कॉन्गो को रिलीज करता है, कॉन्गो आज़ादी मनाता है। तो दोस्तों, कॉन्गो के अंदर यूरेनियम भी बहुत पाया जाता है, यूरेनियम 235। आज आपको पता है यूरेनियम क्या चीज़ है? मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, यूरेनियम जो है आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको व्हाइट एलिफेंट भी बोलते हैं हम। क्यों बोलते हैं उसको व्हाइट एलिफेंट? कि आज के न्यूक्लियर, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, चाहे न्यूक्लियर वेपन हो, तो न्यूक्लियर से ही बनता है। न्यूक्लियर की एक खासियत है कि नॉन पॉल्यूटिंग सब्सटेंस है। उसको कितना भी हीट किया जाए, जलाया जाए, ब्लास्ट किया जाए, फिजन किया जाए, तो उसमें नॉन पॉल्यूशन निकलता है। पॉल्यूशन जीरो मात्रा में पॉल्यूशन होता है, इसीलिए नॉन पॉल्यूटिंग सब्सटेंस बोला जाता है। तो दोस्तों, ये कॉन्गो में यूरेनियम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। 1960 को जब कॉन्गो आज़ाद होता है, कॉन्गो फ्रीडम लेता है बेल्जियम के हाथों से, उससे पहले 1912 से लेके 1915 से लेके 1921 तक यूएस ने 12,000 टन यूरेनियम वहां से एक्सट्रैक्ट करता है। आप समझ सकते हैं 12,000 टन, 1,200 टन, जब 1,200 टन जब वहां से एक्सट्रैक्ट करता है, यूएस ने डेफिनेटली उसको पैसा दिया होगा बेल्जियम को। क्या वो पैसा कॉन्गो में इस्तेमाल हुआ? कॉन्गो का डेवलपमेंट के लिए वो पैसा का इस्तेमाल हुआ? मैं बोलता हूं कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन का और बेल्जियम का इतिहास रहा है, किसी भी देश पे, भारत के साथ भी उन्होंने ऐसा किया, किसी भी देश में जाके उन्होंने रूलिंग किया, उस देश का प्रगति के बारे में कभी नहीं सोचा उन्होंने। वो हमेशा उस देश को लूटने के चक्कर में रहे और लूटते रहे। और जब देश आज़ाद हुआ 1960 को, तब यूएस ने क्या किया ना, वहां पर उस यूरेनियम जो यूरेनियम माइंस है, उसको सील कर दिया और उसको बंद कर दिया। आज भी वहां 3,000 टन यूरेनियम है, जो मैं डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ, न्यूज़ के हिसाब से बोल रहा हूँ, और जो आप गूगल में फाइंड कर सकते हो, मिल सकता है आपको। दोस्तों, जो 3,000 टन यूरेनियम अभी भी है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि अभी भी वहाँ होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे यूरोपियन कंट्री का नज़र है, क्योंकि यूरेनियम आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। अपना देश को, अपना कॉन्टिनेंटल को ताकतवर बनाने के लिए यूरेनियम की ज़रूरत है, न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए। दोस्तों, पॉल्यूशन कंट्रोल भी आज की डेट में एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। तो सबको पावर प्लांट में, जितने भी पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट हैं, वहाँ पर जो कोयला से हीट प्रोड्यूस किया जा रहा है और टरबाइन को ड्राइव किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको बंद करने के लिए, क्योंकि कोयला से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जिससे कि हमारा O3 लेयर डैमेज होता है, जिसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल भी है। हम कभी क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी बात करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल कैसे आया और क्योटो प्रोटोकॉल क्यों इम्प्लीमेंट के टाइम पर यूएस ने मना किया, कि क्योटो प्रोटोकॉल में यूएस ने साइन नहीं किया। बाकी 180 देशों ने साइन किया, 170 देशों ने साइन किया, बट यूनाइटेड नेशन ने साइन नहीं किया। इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी बात करते हैं कॉन्गो के बारे में। यूनाइटेड नेशंस भी कॉन्गो में बहुत दिनों से एस्टैब्लिश किया, चाहे पीस कीपिंग फोर्स पे हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं वहाँ पर, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन है, बहुत ऐसा उनका प्रोग्राम है जो डीआर कॉन्गो में चलता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, किसी देश की प्रगति में, किसी देश की अपनी बर्बादी में किसके हाथ होता है? उस देश की विचारधारा होता है। उस देश की विचारधारा बहुत ही खतरनाक है। वो आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। लाखों लोग मरे हैं, एक जेनोसाइड हुआ था जिसको रवांडा जेनोसाइड बोलते हैं। आज भी एक दूसरे के लिए मार काट करने की कगार में रहते हैं। तो 2008 में हमने देखा, जो जो पढ़ा, इतिहास उनके बारे में पढ़ा, और जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस लिया,
जब मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहा था, यूएन के साथ कोंगो में, तो वहाँ पर 2 जाति है जिसका नाम है हुतुस एंड तुत्सी। हुतुस हमेशा तुत्सी को देखना नहीं चाहता है, तुत्सी को मारना चाहता है। हुतुस का भी ये है और तुत्सी का भी ये है। ये दोनों जो ट्राइबल गुट हैं, ट्राइबल जनजाति हैं, वो आपस में मार-काट करने के लिए बेताब रहते हैं और व्याकुल रहते हैं, क्योंकि एक-दूसरे का आइडियोलॉजी कभी भी मिलता नहीं है। बहुत मुश्किल से सरकार बनते हैं, सरकार भी बनते हैं, लेकिन सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन का जो डिप्लॉयमेंट हुआ था, बहुत 99 से लेके अभी तक आप सोच सकते हैं 24 से 25 साल हो गया है। 25 सालों में भी यूनाइटेड नेशन कुछ ऐसा ख़ास करके दे नहीं पाया, पीस कीपिंग फ़ोर्स कुछ ख़ास करके दे नहीं पाया वहाँ पर। क्योंकि पीस कीपिंग फ़ोर्स जितने भी पीस कीपिंग फ़ोर्स हैं वहाँ पर, उसको यूरोपियन कंट्री, यूनाइटेड नेशन और यूएस के डायरेक्शन से चलता है। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप समझ सकते हो। किसी गरीब देश ऐसा मामले में जूझ रहा है, ऐसा अपने आप में वो जूझ रहा है, फिर भी वो सुधर नहीं पा रहा है। एक इंटरनेशनल बॉडी जाता है, वहाँ पर एक पीस लेके आने के लिए सोचता है, लेकिन उसको भी 25 साल लग जाते हैं, लेकिन वहाँ बहाली नहीं आ पाता है। दोस्तों, ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है उन देश के लिए, उस देश के लिए, जहाँ पर इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज़ मिनरल्स होने के बाद भी, उपजाऊ मिट्टी होने के बाद भी वो देश प्रगति नहीं कर पा रहा है। बिकॉज़ ऑफ कोई ऐसा बाहरी देश है जो प्रगति नहीं चाहता है और वहाँ का जो मिनरल्स है, वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्स है, उसको खाने की आड़ में बैठा हुआ है, उसको एक्सट्रैक्ट करके किसी भी बहाने से दुनिया को दिखाने के लिए हाथी का दाँत कुछ अलग है, खाने का कुछ अलग है, वो दिखा के वहाँ से अच्छे-अच्छे चीज़ निकाल के अपने देश, अपने लोगों के लिए लेके जाना चाहता है, अपने पावर को बनाना चाहता है, इस धरती के अंदर अपना डोमिनेशन बनाना चाहता है। दोस्तों, ये बोलने में बहुत ही पेन होता है, कष्ट होता है। हम भी एक टाइम में ब्रिटिश जब यहाँ आया था, हमने भी ये चीज़ झेला है, हमने भी ये चीज़ देखा है। एक सोने का चिड़िया बोलने वाला ये देश, हम गरीब में काउंट होना शुरू हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिश कुछ भी छोड़ा नहीं था। वो कैसे आया, अपना आइडियोलॉजी कैसे आया, ताकत के बल पर और बंदूक की नोक पे और अपना विचारधारा की नोक पे इस देश को बर्बादी की ओर लेके चला गया था। हालाँकि आज से 80 साल हो गए हमको इंडिपेंडेंस होके, तो आप समझ सकते हो कि हम धीरे-धीरे एक डेवलपिंग नेशंस में काउंट होते हैं। आज हमारा इकोनॉमिक बहुत अच्छा है। तो कोंगो का जो हालत है, मैं तो बोलता हूँ ये आइडियोलॉजी का जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी और ये विचारधारा का जो युद्ध है, इसमें एक देश बर्बाद हो सकता है, एक देश निस्तो-नाबूद हो सकता है। चाहे बाहरी देश कितने भी आके उसको सद्भावना दे, उसके लिए काम करे, वो देश नहीं हो सकता। अगर देश खड़ा होगा, एक परिवार खड़ा होगा और एक गाँव अगर खड़ा होगा, तो उन्हीं गाँव का, उसी परिवार का, उसी देश का देशवासी ही उस गाँव को, उस परिवार को और उस देश को खड़ा कर सकते हैं, एक मकाम पे पहुँचा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं खुशहाली। चाहे वो मिलिट्री पावर को बढ़ा के, चाहे अपना पेरीमीटर को सिक्योर करके, चाहे अपना नेचुरल रिसोर्सेज़ को इंटरनेशनल मार्केट में बेच के सही दामों में अपना ही दबदबा अपना ही क्रिएट कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए। तो कोंगो का ये इतिहास रहा है। कोंगो में बहुत सारा जेनोसाइड हुआ और बहुत सारे ऐसा अ, उनका जो पड़ोसी देश रवांडा एक पड़ोसी देश है जो विदेशी आइडियोलॉजी को मानता है और विदेशी ताकत उसको फंडिंग करता है, जिसकी वजह से कोंगो में वो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं नेगेटिव फोर्स के साथ। नेगेटिव फोर्स जो हुतुस होते हैं वहाँ पर बहुत दबदबा रखते हैं। तो 2008 का एक छोटा, इस वीडियो में एक 2008 का एक छोटा-सा कहानी बताता हूँ। जब मैं यूनाइटेड नेशंस मेरा डिप्लॉयमेंट था, कोंगो का एक शहर था, एक प्रोविंस था, रवंडी बोल के उस जगह का नाम था। हमारा कैंप रवंडी में था। मैं सिखलाई के साथ था, सिख लाइट इन्फेंट्री के साथ मैं टेक्निकल सपोर्ट में था, टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव था। तो शाम को अचानक फायर होता है और उस फायर में
बहुत ज़्यादा रैपिडली फायर होता है और हम देखते हैं कि इस फायर में कोंगोलीज आर्मी जो है ना अपने आप को बचाव करते हैं, अपना कैंप को छोड़ के भागना शुरू करता है अपना ब्रिगेड की तरफ। और नेगेटिव फोर्स जो है ताबड़तोड़ मिसाइल, रॉकेट और AK-47 का फायर खोलते हैं और उन कोंगोलीज आर्मी को वहां से खदेड़ते हैं। ये एक मैसेज देना चाहते थे कोंगो की गवर्नमेंट को, एक मैसेज देना चाहते थे कि देखो हमारा दबदबा है, हम चाहेंगे आपको डिस्टर्ब करेंगे, हम चाहेंगे आपको बर्बाद कर सकते हैं, कोंगोलीज आर्मी को बर्बाद कर सकते हैं, कोंगो के गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं, कोंगो की गवर्नमेंट को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, हमारा कोई भी कुछ उखाड़ नहीं सकता, हमारा कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये एक मैसेज था उस दिन शाम को। ताबड़तोड़ फायरिंग में कोंगोलीज आर्मी वहां से चले जाते हैं और उनका एक दबदबा होता है। बाद में सुबह बीबीसी आता है, न्यूज़ कवर करता है, बीबीसी का अलग एक बोलबाला है। किसी दिन बीबीसी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, 1992 में बीबीसी का क्या हुआ था। एनीवे, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उनका एक नेगेटिव फोर्स एक दबदबा क्रिएट करना चाहता है वहाँ पर, और वो दबदबा किसी बाहरी, जैसे यहाँ भारत में ऐसा बहुत सारे नेगेटिव फोर्स आपको मतलब माओवादी वगैरह, उसको कोई चाइना फंडिंग करता है, कहीं विदेशी ताकत उसको प्रोवोकिंग करता है, विदेशी ताकत उसको फंडिंग देता है, जिसकी वजह से वो बढ़ते हैं। कहाँ से उनको हथियार मिलता है? भारत सरकार तो उनको हथियार प्रोवाइड नहीं करता होगा डेफिनेटली, हैं? कहाँ से उनको मिलता है? कोई विदेशी ताकत जो है। ऐसा सेम कोंगो में भी विदेशी ताकत जो है किसी और देश को, पड़ोसी देश को आंख बंद करके फंडिंग करते हैं, ताकत देते हैं, जिससे कि कोंगो में डिस्टरबेंस पैदा हो। आप अगर कोंगो के इतिहास जाएंगे, डीपली अगर जाएंगे, आपको ये चीज पता चल जाएगा। दोस्तों, ये विचारधारा का युद्ध में अगर जो देश फंस जाता है, वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने आपको बोला है 1960 को अगर वो इंडिपेंडेंट हुआ है, आज कितना हो गया सर? 40 और ये हो गया 25, 64 ईयर्स हो गया सर उसको आज़ादी लेके। 64 साल हो चुके हैं, फिर भी वो देश अभी तक बहाली की रास्ते में आया नहीं है। दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। आज जो 2008 की मैं बता रहा हूँ, शाम को जो नेगेटिव फोर्स ने जब अटैक किया था, उस अटैक के पीछे का राज अगर मैं बताऊंगा, तो उससे कुछ दिन पहले चाइना ने $9 बिलियन का कोंगोलीज गवर्नमेंट के साथ एक डील फाइनल करता है। उस डील को शायद किसी को पसंद नहीं आया होगा और उसने किसी और के कान भरा होगा और वहाँ पर वो डिस्टरबेंस शुरू हो गया होगा, क्योंकि वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल माइंस हैं, उसको खुदाई करके वहाँ से जो एक्सट्रैक्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, जो कीमती पदार्थ निकालेंगे, उसको उनका देश के लिए इस्तेमाल करेंगे, चाहे बेच के, चाहे अपने ही देश में कुछ बना के दुनिया के ऊपर राज करना चाहते हैं। दोस्तों, ये रहा कोंगो का इतिहास, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, मैं इसको जिया हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।